नमस्ते। तो एनसीईआरटी साइंस का जो ये सीरीज चल रहा है, इस क्रम में आज पार्ट 3 यानी कि चैप्टर 3 क्लास 9। चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। इसको हम लोग करने वाले हैं। मैं बता दूं कि ये जो सारे क्लासेस हो रहे हैं, इन सब का एक कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध करा दिया गया है पाठशाला विद के ऐप पर जा करके। अब ये चीजें मैं बार बार क्यों बताता हूँ, हर वीडियो में ये चीजें मैं क्यों बताता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत लोगों तक ये पहुंच नहीं पा रहा है। पढ़ बच्चे कुछ भी रहे हैं, जबकि एग्जाम में आपका एनसीईआरटी पूछा जा रहा है, तो सही चीज आप तक पहुंचे इसलिए मुझे बार बार ये चीजें बतानी पड़ती है। यूट्यूब पर तो आप क्लास कर लोगे, लेकिन क्लास करने के बाद फिर अगर रिवीजन करना होगा तब क्या करोगे? फिर 1 घंटे का वीडियो देखोगे तो ये आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। इसलिए सबसे बेहतरीन क्या होगा कि क्लास आप देखें। आपको ये पीडीएफ जो दिया जा रहा है, पाठशाला विद के ऐप पर जाएंगे तो आप पेड कोर्स में परचेज करेंगे तो ये मास्टर पीडीएफ, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको दिखा दूं। इसका जो है ये देखिए, ये मास्टर पीडीएफ है, ठीक है। तो ये वाला आपको वहां से परचेज करके डाउनलोड कर लेना है, और चाहे तो आप प्रिंट करा लीजिए। अब क्या होगा कि क्लास आप करोगे, चीजों को आप नोट भी करोगे, जो क्लास में मैं बताऊंगा उसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते भी जाओगे, ठीक है, इसी पर लिखते भी जाओगे। अब एक बार वीडियो से आप चीजों को समझ लोगे, बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप आधे घंटे 1 घंटे में 2-3 चैप्टर आप रिवीजन कर लोगे। ऐसे आप 1 घंटे में एक वीडियो देखोगे, ऐसे आप 2-3 चैप्टर जो है वो रिवीजन कर लोगे। तो कुल मिलाकर के मैं बार बार इस बात का उल्लेख इसीलिए करता हूं कि आप इन चीजों को कम से कम समय में वो कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आ जाइए, कहां चला गया। तो 159 नंबर प्रश्न तक हम लोग देखे थे। आज से हम लोग क्लास 3 में, क्लास 9th में चैप्टर 3, ये हम 160वां प्रश्न से देखेंगे, ठीक है। कह रहा है, कथन वाले भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक ने परमाणु के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे? परमाणु के संबंध में किस वैज्ञानिक ने, मतलब किसने, दार्शनिक कहिए, वैज्ञानिक कहिए, ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे? एक कणाद नाम है, दूसरा पकुधा कात्यायन, तीसरा है डेमोक्रिटस, ठीक है, या ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, इन चारों ने, कणाद ने भी, पकुधा कात्यायन ने भी, ल्यूपियस ने और डेमोक्रिटस ने, इन सब ने परमाणु के बारे में बताया था, ठीक है। तो बहुत बारीकी से पढ़िएगा इन क्वेश्चन को, एकदम बिल्कुल आपको एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी क्लास 9th में बार बार आपको दिखाता हूं, किताब भी दिखाता हूं, ओरिजिनल एनसीईआरटी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यह सभी। देखिए, कुछ बच्चों का कमेंट मैं देख रहा था कि भाई जब मैं परचेज कर लिया हूं पीडीएफ तो यूट्यूब पर क्यों आप फ्री में पढ़ा रहे हैं? तो अब देखिए, इनको देखिए भाई, पीडीएफ का मैंने आपसे लिया है ना, जो पीडीएफ बनाने में जो कॉस्ट लगा है मैं उसका लिया है। यूट्यूब पर उसको सॉल्यूशन ही तो करा रहा हूं। अब सॉल्यूशन ना कराऊं, आपका ये कहने का मतलब है कि आपने परचेज कर लिया तो अब मैं सबको मतलब सॉल्यूशन ना कराऊं? तो ऐसा नहीं है। पीडीएफ अगर आप लेंगे उसी का आपको परचेज करना है। यूट्यूब पर मैं निःशुल्क देता था, यूट्यूब पर कहाँ पैसा लगता है भाई? यूट्यूब पर तो जो भी चीजें दूंगा वो निःशुल्क, और यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा तभी तो आप रिवीजन के लिए इसको लोगे, नहीं तो बार बार एक ही वीडियो देखोगे। 4 घंटा 5 घंटा में आप 4-5 क्लास देखोगे, और 4-5 घंटा में आप यहाँ 10 क्लास का रिवीजन कर लोगे। तो पीडीएफ लेने से आपका ये फायदा है कि रिवीजन आप करोगे कम समय में। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे पैनिक मत होइए कि हम पीडीएफ परचेज कर लिए तो फ्री में क्लास मत कराइए। आप सब लोग भाई ही हो। अब देखिए, किताब तो सबके पास होता है, तो क्या सबका रिजल्ट हो जाता है? नहीं, वो पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, पीडीएफ भी बहुत बच्चे लेंगे लेकिन सबका रिजल्ट होगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उसको इग्नोर करेंगे, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग रिवीजन नहीं करेंगे। तो ये चीजें होती है मेरे भाई। पीडीएफ ले लेने से खाली रिजल्ट नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ता है। चलिए आइए आगे। हाँ, कुछ लोगों का और भी कमेंट रहता है, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। विचार करना है। देखिए, कथन वाला प्रश्न आपको परीक्षा में परेशान करता है।
कह रहा है कथन एक, रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ये कथन सही है कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान जो मास होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन और ना ही विनाश, ठीक है, तो ये पहले ही बता चुका हूं कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी लाइन को तो यहाँ रिपीट कर दिया गया, द्रव्यमान का ना तो सृजन ना बढ़ेगा और ना घटेगा। तो बस चीजों को समझना है। तो यहाँ पर कहेंगे आपकी पहला भी कथन सही और दूसरा भी कथन सही। ऐसी स्थिति में आपका विकल्प ए जो है वो सही होने वाला है। कोई दिक्कत कहीं भी? 161 प्रश्न तक हम लोग आ गए हैं। चलिए आ जाइए 162वें प्रश्न पर आते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। स्थिर अनुपात का नियम में क्या कह रहा है? कथन पहला हम देखते हैं कि क्या है। किसी भी यौगिक में तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात के नियम में ये कहा गया है कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में, जैसे जल, आप जल चाहे अमेरिका का लीजिए, चाहे भारत का लीजिए, चाहे किसी दूसरे ग्रह पर भी आप जल आपको मिलता है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वह एक ही होगा। कहीं से भी आप लीजिए, अनुपात जो एक ही होगा। तो पहला कथन तो सही हो गया। दूसरा, स्थिर अनुपात का नियम लेवोजियर ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम जो दिया था वो प्राउस्ट ने दिया था। आपको पता है ना, लेवोजियर ने नहीं दिया था। यह नियम जो दिया था यह किसने दिया था? तो यह नियम प्राउस्ट के द्वारा जो दिया गया था। अब देखिए, अब अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो क्वेश्चन को वो करेंगे और आप यहाँ पर नीचे पॉइंट लिख देंगे कि भैया इसके बारे में जो जो भी मैं बताऊंगा, तो ये आपको फायदा होगा पीडीएफ रखने से। इसलिए पीडीएफ आपको परचेज करने के लिए कहा जाता है। ये नहीं कि अब पीडीएफ परचेज कर लिए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा भाई, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं। चलिए, तो यहां पर होगा पहला सही दूसरा गलत। तो हम आ जाते हैं पहला सही दूसरा गलत में। क्या है? कथन एक सही, कथन दो गलत। आइए, यदि 9 ग्राम जल का अपघटन किया जाए तो प्राप्त हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा? 1:8 होता है, तो हाइड्रोजन 1 होगा 1 ग्राम, और जो है वो ऑक्सीजन 8 ग्राम होगा, तो हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। स्थिर अनुपात के नियम को किसने दिया था? मैंने अभी बताया, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। तो यहां से आप इसका आंसर बिल्कुल सही निकाल सकते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम जो दिया था वो प्राउस्ट। और ये सारे जो प्रश्न आ रहे हैं ना, ये तगड़े तगड़े प्रश्न हैं, एकदम एनसीईआरटी के हैं। एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एग्जाम में एनसीईआरटी ही आ रहा है, आपको पता ही होगा। मैं दिखा दूं आपको पुस्तक भी, मैं हर वीडियो में दिखाता हूं, इस बार भी दिखा रहा हूं। ये पूरी पुस्तक को पढ़ करके निचोड़ करके बनाया गया है क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कि कुछ भी एनसीईआरटी पर आधारित नहीं, ये वाला नहीं मैं करता हूं। बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ा हूं, उसके बाद क्वेश्चन तैयार किया हूं, तब आपके सामने लेकर के आया हूं, ठीक है। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैंने परचेज कर लिया है बट पीडीएफ नहीं खुल रहा है। तो देखिए, सर्वर में प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। जब आप परचेज कर लेते हो उसके बाद अगर फिर बाय नाउ का ऑप्शन आता है तो दोबारा आपको नहीं बाय नाउ करना है। आपको क्या करना है? लॉग आउट हो जाना है और फिर 2-3 मिनट के बाद फिर लॉग इन करिएगा, आपका ये वाला समस्या दूर हो जाएगा। मुझे बहुत फोन आते हैं कि भैया ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक बार लॉग आउट होके फिर से लॉग इन करना है, उसी नंबर से आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। चलिए, किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान अनुपात में पाए जाते हैं, यह किस नियम को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है स्थिर अनुपात के नियम। मैंने देखिए, निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, यही बात है, तो ध्यान रखिएगा। द्रव्यों के विभाज्य होने के विचार को वैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया था? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे तो आप नाचने लगेंगे, क्या है इसका आंसर। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं कर पाएंगे इन प्रश्नों को। और अगर ये पीडीएफ से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। द्रव्यों के विभाज्य होने के विचार को जो वैज्ञानिक ने आधार प्रदान किया है, ये पूछ रहा है। आधार प्रदान किया है तो वो किया है जॉन डाल्टन ने, ध्यान रखिएगा, जॉन डाल्टन। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं।
जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। देखिए, जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि सभी द्रव्य जो है वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं। बिल्कुल यह कथन सही है कि सभी द्रव्य किससे निर्मित होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही है। यही दूसरा कथन क्या है? परमाणु अविभाज्य होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न नष्ट होते हैं। चलिए, दूसरा कह रहा है कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनेगा और ना ये नष्ट होगा, ये चीज मैं बता चुका हूं आपको। तीसरा कथन, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और गुण समान होगा। बिल्कुल, तीनों कथन सही है। यहाँ पर एक ही तत्व का सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान और गुण जो होगा वो समान। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों के तीनों जो कथन है वह सही है। अगला, चलिए देखिए, एनसीईआरटी पुस्तक तो सबके पास है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेंगे उससे यही नहीं पता है। पुस्तक रख के भी नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं, इसीलिए मैं आप लोग की मदद करने के लिए ये चीज उपलब्ध कराया हूं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि आप हर सब्जेक्ट का अलग अलग लेंगे पैसा, तो भाई जरूरी नहीं है कि आप यहीं पढ़िए। अगर आपको कहीं और बेहतर चीज सस्ते में मिल रहा है तो आप वहां से परचेज कर लीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूं कि देखिए, एक कहावत है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। और इतना भी महंगा नहीं है, पूरे एक सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपया। आज 100 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, देख ही रहे हैं आप इस महंगाई के जमाने में। तो जो भी बच्चा तैयार करता है इसको, जो टाइप जिससे कराता हूं, उसके भी परिवार बच्चे हैं, तो वो फ्री में तो करेगा नहीं। तो जब वो पैसे मुझसे लेगा तो मैं घर से तो नहीं लगा के दूंगा ना भाई, वो उसके लिए तो कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ेगा। तो ये उनके लिए है। और फिर एक चीज कह दूं कि अगर आपको लगता है कि बहुत अधिक रकम वसूला जा रहा है, 100 रुपया आपको एक सब्जेक्ट का बहुत अधिक है, तो आप जाकर के देख लीजिए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में खाली मैप पढ़ाने का 200 रुपया लिया जाता है, खाली नक्शा पढ़ाने का। ठीक है, और अब क्या ही बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। जिसको अच्छा लग रहा है, जो पढ़ने में रुचि रख रहा है, जो मेहनती है, उसको कोई भी ये 100 रुपया कीमत बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, जो 10 जगह कोर्स खरीदने के चक्कर में है कि ये भी ले लें वो भी ले लें और पढ़ेंगे कुछ नहीं, उनको तो लगेगा ही महंगा। तो बाकी देख लीजिए, आपको अपने ऊपर भरोसा है तभी आप लीजिएगा। आइए, 168वां, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन वाला प्रश्न रखता ही हूं मैं। और एक चीज और मैं बता दूं, ये पीडीएफ अगर आप ले रहे हो तो पूरे 2026 तक आपको फ्री है। पूरे 2026 तक ये फ्री है। क्या फ्री है? इसमें जितने अपडेट होंगे, जितने क्वेश्चन ऐड होंगे 2026 31 दिसंबर तक, वो सब आपको निःशुल्क दिए जाएंगे। हाँ, 1 जनवरी 2027 से फिर ये चेंज हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। 6 महीना बहुत होता है। चलिए, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण समान होते हैं। जब विभिन्न तत्व है तो परमाणु के गुण समान कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। पहला कथन गलत लग रहा है मुझे। विभिन्न तत्वों के परमाणु छोटे पूर्ण संख्या अनुपात में यौगिक बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। विभिन्न तत्वों का जो परमाणु है यह छोटे पूर्ण संख्या अनुपात में यौगिक बनाते हैं। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होता है, तो बिल्कुल सही। तो देखिएगा, 1 नंबर जो कथन है वो गलत हमने बताया। क्यों? क्योंकि विभिन्न तत्वों का जो गुण समान बता रहा है, बट हमने क्या बताया कि एक ही तत्व का जो गुण होता है वो समान होता है, विभिन्न तत्व का जो होगा वो समान नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 और 3 सही, 1 जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर आ जाइए, क्या होगा, 1 जो है वो गलत हो जाएगा और केवल 2। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? अणु है या परमाणु है? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? अणु है या परमाणु है? यानी कि अच्छा, आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि अंग्रेजी में ऑप्शन, तो अंग्रेजी में ऑप्शन आपको मिल गया, हिंदी और अंग्रेजी। मोस्टली मतलब जो है वो रखा हूं अंग्रेजी। तो ये हो जाएगा, एटम हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा, ध्यान रखिए। आ जाइए, अब हम 170वें प्रश्न पर आ गए हैं। 170वां प्रश्न देखिए,
किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से उनके प्रतीक बनाए जाएं? किस वैज्ञानिक ने? ये सारे प्रश्न आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तभी आपको मिलना है, बाकी अन्य किताबों में ऐसे प्रश्न कम मिलते हैं। तो ये बर्जीलियस ने ऐसा सुझाव दिया था कि तत्वों के नाम के एक या दो अक्षर से जो है उसके प्रतीक बनाए जाए, तो हो जाएगा बर्जीलियस। आइए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा थी वह था एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। ठीक, चलिए, ये सारे प्रश्न वीवीआईपी हैं, एनसीईआरटी के हैं, तो एकदम महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को हल्के में मत लीजिएगा, सारा सवाल जो है वो एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 का है। परमाणु द्रव्यमानों का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? परमाणु द्रव्यमानों का निर्धारण जो है वह किया गया था रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर। किसके? रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर किया गया था। ठीक है, चलिए 173वां, परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में प्रारंभ में आधार किसे माना गया था? परमाणु द्रव्यमान का जब यूनिट था, इकाई था, तो शुरुआत में हाइड्रोजन, जी हाँ, शुरुआत में हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान था इसको ही बेस यानी कि इसको ही आधार माना गया था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को किस संक्षेप में व्यक्त किया जा रहा था? तो शुरुआत में AMU, किसमें? AMU के रूप में इसको व्यक्त किया जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर विकल्प जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, AMU। ठीक है, चलिए आइए 250 नंबर क्वेश्चन। मैं फिर कह दे रहा हूं कि अभी तक जिन्होंने पीडीएफ नहीं लिया है तो पीडीएफ आपको बहुत फायदा कराएगा एग्जाम में। देखिए, मोह मत रखिए, 150 रुपये आप उड़ाएंगे, लेकिन जब सही चीज मिलेगा तब आप लोग कतराएंगे। ये कंप्लीट एनसीईआरटी आपको दे रहा हूं मैं। सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान किसके सापेक्ष निर्धारित किए गए? तो शुरुआत में तो हाइड्रोजन था, बट अब जो निर्धारित किए गए वो कार्बन के। किसके सापेक्ष? कार्बन के, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। अगला सवाल, अणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन क्या है? अणु जो है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु जो है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, ये होता है अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह, तो पहला तो कथन सही है। दूसरा, अणु जो है वो रासायनिक बॉन्ड, जी हाँ, रासायनिक बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू ये जुड़ा होता है। तो अब आप कहेंगे कि बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 177वां, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो होगा 3:8। क्या हो जाएगा? 3:8 हो जाएगा। चलिए, कार्बन के एक मोल में के द्रव्यमान के संदर्भ में सही विकल्प, तो कार्बन का एक मोल बराबर 12 ग्राम। तो यहां पर बिल्कुल इजीली आप इसको कर लोगे। कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या, देखिए अभी ग्राम पूछा तो 12 ग्राम बताएंगे, परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो 6.22 × 10⁻23। जी हाँ, इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो अगला सवाल यही आ जाता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान, तो बताएंगे 6.022 × 10⁻23। ठीक है, चलिए, मोल शब्द को प्रस्तावित कब किया गया? तो मोल शब्द को जो प्रस्तावित किया गया कब? तो 67 में नहीं, प्रस्तावित है तो ओस्टवाल्ड 96 में किया था, यूनिट के रूप में 67 में अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, विलियम ओस्वाल्ड ने प्रस्तावित किया 1896 में। ठीक है, 1896 में। मोल शब्द को प्रस्तावित किसने किया? तो ये ओस्वाल्ड ने 1896 में। बट इसको यूनिट के रूप में कब अपनाया गया? तो 1967 में। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अपनाने की बात पूछे तो 67 में, प्रस्तावित कब किया गया? तो विलियम ओस्वाल्ड के द्वारा 1896 में। ठीक है, चलिए, किस भारतीय दार्शनिक ने यह सिद्धांत दिया था कि पदार्थ को अगर हम विभाजित करते, जैसे कोई पदार्थ है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब उसको हम टुकड़ा नहीं कर पाएंगे, यानी कि वह कण अविभाज्य होगा, और वही होगा क्या? परमाणु। ये कहने वाले जो थे उनका नाम था कणाद। जी हाँ, कणाद, ध्यान रखिएगा, कणाद। चलिए
रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे? तो रासायनिक संयोजन में दो नियम था आपको पढ़ना, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा जो था वो स्थिर अनुपात का नियम। तो मैं पहले बता चुका हूं, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने और द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेबोजियर ने। तो रासायनिक संयोजन के दोनों नियम लेबोजियर और प्राउस्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और हाँ, जिन्होंने भी पीडीएफ ले लिया है उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पीडीएफ ले लिए हैं तो यहाँ से क्लास करके आप कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ में जो भी लिखना पढ़ना है वो लिख लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं बता चुका हूं कि द्रव्यमान संरक्षण का लेबोजियर और स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, पहले ही बता चुका हूं कि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। यही तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि भैया ये द्रव्यमान जो है वो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके पास पीडीएफ है तो चीजों को जो मैं बताऊं उसको नोट भी करते जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 186वां प्रश्न मैं रखा हूं, तो इसमें आप खाली स्थान में नोट करिए जो चीजें मैं बोलूं, तो आपको फायदा हो जाएगा एक्स्ट्रा। आइए चलिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो है 1:8। ठीक है, कितना है? 1:8। ध्यान रखिएगा, 1:8। चलिए, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया NH3 है ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, यानी 14 और 3 के अनुपात में ये रहेगा। बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए 189वां। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था और कहां में? तो इंग्लैंड में तो हुआ था बट 1766 में, तो ध्यान रखिएगा 1766। परमाणु सिद्धांत तो ये जॉन डाल्टन ने दिया था। जन्म भले 1766 में हुआ था लेकिन सिद्धांत इसने 1808 में दिया था, जॉन डाल्टन ने। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। चलिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक ना। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? लेबोजियर ने। स्थिर अनुपात के नियम किसने दिए थे? तो प्राउस्ट ने। बट इनकी वैज्ञानिक व्याख्या दोनों की करने का नाम करे तो प्राउस्ट नहीं लगाना है, आपको लेबोजियर भी नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है? तो आपको लगाना है जॉन डाल्टन। 1766 में जन्मे, 1808 में सिद्धांत दिया और आगे चल के ये व्याख्या भी किया इन्होंने। परमाणु की त्रिज्या मापना है, नैनोमीटर से नापिए। तत्वों के प्रतीक को अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किसने किया? तत्वों के प्रतीकों को अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने वाले जॉन डाल्टन ही थे। ठीक है, तो डाल्टन से जुड़े इतने आपको याद रखने हैं। आइए देखिए, ये प्रश्न मैं बहुत पहले कराया था, 1.5 साल पहले, और ये प्रश्न कराया था और आया भी है हर जगह, दरोगा पुलिस हर जगह आया है। IUPAC का पूर्ण रूप, IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जी हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका काम है तत्वों को मान्यता प्रदान करना, तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बी। तत्वों के नाम और प्रतीकों को स्वीकृति देता है, ये IUPAC के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एकदम रट जाइए, इसको रट जाइए, ये केमिस्ट्री में पूछता है ये। तो किसके द्वारा? तो IUPAC के द्वारा। निम्न में से कौन सा प्रतीक सही सुमेलित है? देखिए, प्रतीक एल्युमिनियम को AL लिखा जाता है जो कि सही है, कॉपर को CU लिखा जाता है बट छोटा U, सोडियम को Na लिखा जाता है बट छोटा a होता है, तो ये दोनों नहीं होगा, A और D दोनों हो जाएगा, A और D। पीडीएफ में जिनको भी मिला है वो सुधार लीजिएगा। निम्न तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में सुमेलित करें। नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, सल्फर का 32 होता है, कैल्शियम का 40। तो आप देखेंगे कि C और D यहाँ पर भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रहता है, अस्तित्व में रहता है। तो वैसे तो सबसे छोटा आपका परमाणु है, बट आपको कहे कि अस्तित्व में रहे तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु बताएंगे। चले आगे। चलिए, नीचे दिए गए तत्वों का उनकी परमाणुकता से सही मिलान करिए। देखिए, सोडियम
Na, यहां पर एक परमाणु होता है, ठीक है। फास्फोरस आप देखे होंगे लिखा हुआ P4, तो फास्फोरस में होगा 4 परमाणु। ऑक्सीजन आप देखते हैं O2, इसमें होगा 2 परमाणु। सल्फर ये बहु परमाणु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मिलान करा लीजिए। तो देखिए मिलान कराने अगर हम बैठते हैं तो सोडियम में 1 मैंने बताया था, P4 में चतुर्थ ही हो गया, ऑक्सीजन में 2 और सल्फर में बहुत। तो ये आप ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपका बाउंस कर जाएगा। जब ध्यान नहीं दोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो बाउंस कर जाएगा खोपड़ी के ऊपर से। मैं बार बार कह रहा हूं कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। आइए, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात, कैल्शियम ऑक्साइड में, एक मिनट, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात के संदर्भ में सही कथन आपको छांटना है। तो 1:1 है, 2:5 है, 5:2 है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम है ना, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 5:2, ठीक है। चलिए, धातु एवं अधातु से बने यौगिक जिन आवेशित कणों से निर्मित होते हैं उन्हें आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उन्हें आयन कहा जाता है। ये आप पहले से ही जानते हैं, इसको आप जानते हैं, ये नया चीज नहीं है आपका। आ जाइए, एक और सवाल होगा, हाँ बस लास्ट है। देखिए, अवोगाद्रो स्थिरांक को किस प्रतीक के रूप में? तो Na, किसके रूप में? Na के रूप में, ठीक है। तो 203 नंबर सवाल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो वीडियो होगा वह होगा चैप्टर नंबर 4 का, और चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है? परमाणु की संरचना। भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो अगर आप PDF निकलवा लिए हैं तो इसको बढ़िया से बाइंडिंग करा लीजिए और चीजों को नोट करते जाइए, लिखते जाइए। मैं एक बार फिर बता दूं कि जिनको PDF लेना है वो प्ले स्टोर से पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पेड कोर्स में जा करके, और वहां पर मास्टर PDF वाला जो है उसको आप बाई करना है। मास्टर PDF, ध्यान रखिएगा, मास्टर PDF ही करना है, दूसरा करिएगा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, अब हम मिलेंगे कल, और कल जो हमारा शुरू होगा वो चैप्टर 4 शुरू होगा, क्लास 9th, है ना। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।